तो दोस्तों आज 25 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। खबर को शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार ने चुनाव से कुछ ही महीने पहले आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला किया है। अब उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत लाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण समान रूप से वितरित किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से शनिवार को सीबीआई पूछताछ करेगी। ये पूछताछ नई दिल्ली स्थित सीबीआई के मुख्यालय में होनी है। इस वजह से सीबीआई ने उन्हें नई दिल्ली बुलाया है। कोर्ट के आदेश पर तेजस्वी यादव सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होंगे। पूछताछ का यह सिलसिला सुबह 11 बजे से शुरू होगा। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि पूछताछ कितने देर तक चलेगी, लेकिन इसके शाम तक चलने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात की सूरत कोर्ट के फैसले के बाद जिस बात की सभी को आशंका थी, आखिरकार वो हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। मानहानि मामले में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी के सियासी भविष्य पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि उनके पास ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका अब भी है, लेकिन यदि उन्हें अदालत से आगे राहत नहीं मिलती है तो सजा के बाद 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार का डर बताते हुए पीएम के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होने के बावजूद साथ देने को लेकर कहा है कि ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं बल्कि देश बचाने की लड़ाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की इजाज़त दी है। साथ ही कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर भारत सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए आज से नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी की बातें करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं सड़क पर लड़कर जीते गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि संसद के सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती है। बिहार में बिजली दरों में 24% के इजाफे के बाद से लोगों को तगड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने बिहार की चिंता कब की? हमने तो पहले ही बता दिया था कि जल्द बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं और हमारी आशंका सच साबित हुई। राम जन्मभूमि फैसले की आलोचना के मामले में इमाम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में हाल ही में हुए बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा कुल 228.25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जल्द से जल्द जिला अधिकारियों द्वारा वित्तीय सहायता का विवरण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को खम्मम, महबूबाबाद, वारंगल और करीमनगर जिलों का व्यापक दौरा किया और किसानों को सहायता देने का आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर हुई एफआईआर को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुलाम भारत में तो अंग्रेज भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं करते थे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर चिपकाने के आरोप में 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। गुरुवार को हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम के नाम 9 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया।
पुलिस का कहना है कि दूसरे चरण में हाजी याकूब का मकान, हॉस्पिटल और स्कूलों को सीज किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में लग्जरी कारें और अन्य सामान सीज किए जाएंगे। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपित मनीष कश्यप की पुलिस रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। एक दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने पर गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष को पटना सिविल कोर्ट स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में पेश किया। इससे पहले मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया गया था। पटना सहित कई जगहों पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर हुई। इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव में एकजुटता के साथ महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशियों को जिताने का अथक प्रयास किया जाएगा। गुरुवार को नियोजन नीति में बदलाव की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि छात्रों के ऊपर बरस रही लाठियां झारखंड की इस निरंकुश सरकार की ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। साल के अंत में विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी छोटे और बड़े राजनीतिक दल चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी राजस्थान के दौरे के दौरान शिव विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने विधायक अमीन खान को उनके घर में राजनीतिक चुनौती देते हुए चैलेंज किया था। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद अब अमीन खान ने पलटवार करते हुए जोरदार जुबानी हमला बोल दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुधवार को देश में फेक न्यूज़ के खतरे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ समुदायों के बीच में नफरत पैदा कर सकती है और लोकतंत्र को नष्ट करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ में लोकतंत्र को परेशान करने की भी क्षमता होती है। साथ ही सीजेआई ने कहा है कि यदि किसी देश को लोकतांत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ईवीएम पर चर्चा के लिए गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक आज शाम 6 बजे पवार के घर पर होनी है। इसे लेकर सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा गया है। एनसीपी चीफ ने कहा है कि वो उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में बुला रहे हैं जिन्हें ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। ईडी मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने अदालत में कहा कि उनकी पूछताछ फिलहाल के लिए पूरी हो गई है, इसलिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। यदि आगे पूछताछ की जरूरत होगी तो वो दोबारा मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए।